वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अनअकैडमी हर बार कुछ नया लेकर आता है और बिल्कुल वैसे ही अनअकैडमी की एक नई पहल स्टार्ट हुई है जिसका नाम है द हाई टेबल। और इस सेशन में हम बात करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स की समस्याओं की, क्योंकि आए दिन काफी सारे टीचर्स के पास में, एजुकेटर्स के पास में आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि जब से प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ है तो कई सारी समस्याएं आई हैं, जैसे कि प्रीलिम्स कब होगा, 10 अक्टूबर को हो जाएगा, नहीं होगा, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, हमने जो तैयारी की थी वो खराब हो गई है। ऐसी कई प्रकार की समस्याएं हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो सेशन होने वाला है ये फुली डेडिकेटेड होगा आप सभी के नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स की प्लानिंग पर। यहाँ पर हमारे साथ में है पवन कुमार झा सर, जिन्हें आप सभी जानते हैं अपने टेक्नोलॉजी के लिए, और है ललिता मैम जो कि अपने इंडियन पॉलिटी के लिए जानी जाती हैं। तो वो हमारे साथ में आप सभी के सवालों का जवाब देंगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा ललिता मैम से। और ललिता मैम जिन्हें की काफी सारे एग्जाम्स का अनुभव है, काफी सारे एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किए हैं और कम टाइम में कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, कैसे तैयारी की जाती है, उन पर इनकी काफी अच्छी पकड़ रही है। तो इसीलिए मैं पहला क्वेश्चन ललिता मैम से पूछना चाहूंगा कि मैम अगले जो ये 2-3 महीने हैं इसमें प्रीलिम्स के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगी कि हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि आपका बेस क्या रहा है, आपने पीटी के लिए कितना एफर्ट किया है और आपने मेंस के लिए क्या पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी को हमें डिवाइड करना होगा कि यदि आपका पीटी बहुत अच्छे से तैयार नहीं था और आप देने जा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस पीटी पे करना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो कंपटीशन ऑब्वियसली पीटी में ही है। ठीक है, यदि आप दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होंगे जिनका पीटी बहुत अच्छे से तैयार था लेकिन एक तरीके से थोड़ा बहुत उन्हें एक तरीके से हम कहें कि अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, वो हल्का फुल्का लगभग 4 से 5 घंटे मेंस के लिए उनको निकालना ही पड़ेगा। और मेंस में भी हमें अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से करना पड़ेगा कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स मेंस के चुने जो कि डायरेक्टली हमें पीटी में भी फायदा दे। जैसे आप हिस्ट्री, जो जीएस का फर्स्ट पेपर है उसको उठा सकते हो, उसमें भी स्पेशली आप हिस्ट्री को उठाइए। आप पॉलिटी गवर्नेंस को आप देख सकते हो, आप इकोनॉमी वाले जो पूरा टॉपिक है उसको देख सकते हो। तो हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी उनकी जो प्रिपरेशन के लेवल पे। लेकिन मोटे तौर पे मैं बात कहूँ तो आप लोगों को सबसे ज्यादा अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि कम से कम 3 से 4 घंटा आप मेंस पढ़े और बाकी टाइम जो है पीटी के लिए भी आपको देते रहना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली सबसे बड़ा कंपटीशन पीटी है सर। बिल्कुल सही कहा मैंने कि यहाँ पर हम कोई एक तरफा रणनीति नहीं कर सकते, ना तो सिर्फ प्रीलिम्स की, ना सिर्फ मेंस की। तो हमें दोनों को ही साथ में लेके चलना पड़ेगा और यही हमारी बुद्धिमत्ता होगी कि हम किस तरीके से चीजों को मैनेज कर पाते हैं। तो इसी के साथ में एक क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत ज्यादा आता है और अक्सर पवन सर से पूछा भी जाता रहता है कि सर ये प्रीलिम्स तो 10 अक्टूबर को हो रहा है, तो क्या ये सही में हो रहा है, और अगर प्रीलिम्स 10 अक्टूबर को होगा तो आखिर मेंस कब होगा और कितना हमारे पास में टाइम रहेगा। तो इसका आंसर देने के लिए पवन सर आप बताइए। बिल्कुल सर, जो हम इसमें पीटी के अगर हम बात करें कि पीटी के होने की संभावना कितनी है, तो इसकी संभावना लगभग हम मानते हैं कि पूरी ही है, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। हम देखते हैं कि जो हमारा सेकेंड वेव है वो हमारा अभी डाउन की तरफ है, और थर्ड वेव के लिए अगर हम देखें तो जो एक टाइम दिया है कमिटी ने टाइम दिया है कि लगभग ये दिसंबर के आसपास थर्ड वेव शुरू होने की संभावना रहेगी। और उस थर्ड वेव की कर्बिंग के लिए, उसके लिए जो है पूरा का पूरा मैनेजमेंट हम देखते हैं कि उसके लिए हो चुका है। तो इस बारे में कोई ये दिक्कत नहीं है कि हमारा अक्टूबर में होगा कि नहीं होगा। ये हम मानकर चल सकते हैं कि अक्टूबर में प्रीलिम्स तो होना ही है। अगर पोस्टपोन भी होता है तो वो हमें कब पता चलेगा, वो हमें लगभग 15 से 20 दिन पहले ही पता चलेगा। अगर पोस्टपोन होने की संभावना बनती है, यानी थर्ड वेव थोड़ी अर्ली आ जाती है, जिसकी संभावना अभी तो कम दिखती है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रिपरेशन गवर्नमेंट की अगेंस्ट द पेंडेमिक है, कोविड के अगेंस्ट है, तो अभी नहीं दिखता कि थर्ड वेव नियर फ्यूचर में 6 महीना कम से कम थर्ड वेव को लगेगा।
तो और अगर मैं ये मानकर चलूं कि तब हमें 15 दिन पहले पता चलता है कि पोस्टपोन नहीं हुआ, यानी जो बच्चे अगर अभी सोचते हैं कि पोस्टपोन होने की संभावना अभी भी बची हुई है, तो फिर वो प्रिपरेशन कम से कम सिविल सर्विसेज के लिए नहीं करें, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए तो हमें जो डेट दी गई है, हम सिविल सर्विसेज फेटर्निटी में एक ही बात करते थे, मैं जितने दिन सर्विस में रहा, कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, न 14 को न 16 को। तो हमें तो 10 जो अक्टूबर का डेट है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखनी है। साथ में फिर हमें अगली प्लानिंग को भी लेके चलना है, जैसे मैम ने कहा कि नेक्स्ट हमारे पास नियर फ्यूचर में मेंस होने की भी संभावना है, तो वो जो मेंस होना है उसके लिए भी हमें साथ साथ प्रिपरेशन करके चलना होगा। सर बिल्कुल सही पवन सर। पर इसी के साथ में देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है जो कि कई बार कई सारे एस्पिरेंट्स ने पूछा है, कई सारे लोगों ने बार बार पूछते रहते हैं कि जैसे ही हमारा प्रीलिम्स थोड़ा आगे पीछे होता है, लास्ट ईयर माना कि करंट अफेयर जैसा कि कई लोगों का कहना है कि करंट कम आया, पर कुछ क्वेश्चन आपके इन डेप्थ वाले थे, थोड़ा इनडायरेक्ट टाइप के थे। बट इस बार क्या होगा करंट अफेयर का? अगर 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स हो रहा है तो किस तरीके से हम करंट अफेयर की प्रिपरेशन करें और कितना हमें कवर करना चाहिए, किस मंथ तक कवर करना चाहिए, किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आप सभी स्टूडेंट्स के रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं ललिता मैम और पवन सर दोनों को ही इनवाइट करना चाहूंगा। पहले मैं ललिता मैम को बुलाता हूं ताकि वो आपको अपनी व्यूज बता सके। आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा सर। एक्चुअली यूपीएससी में जो है ना, टॉपिक्स को लेके द्वंद्व रहता है कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और खासकर करंट को लेके। ऐसा एक बार 2011-12 के दौर में भी देखा होगा कि एक साल पूछे गए लगभग 25 to 30 क्वेश्चन, और नेक्स्ट ईयर लगभग कुल मिला के 2 क्वेश्चन करंट से पूछे थे। तो बच्चों को लगा कि अब तो करंट गया, लेकिन उससे ही अगले साल करंट का रेशियो फिर बढ़ गया। तो यूपीएससी को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। आपको करंट को बिल्कुल छोड़ के नहीं चलना है। भले ही यूपीएससी एक भी क्वेश्चन ना पूछे, आपको कम से कम मेरे नजरिए से एक साल के करंट को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलना, बहुत ही अच्छे से। और उसमें भी आप जो फोकस एरिया है, जैसे पॉलिटी है या आप आईआर, एक तरीके से सीधा करंट से पूछते हैं, जो 3-4 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो वो करंट रिलेटेड ही होते हैं। या पूरी साइंस टेक, आपकी यदि बेसिक समझ अच्छी है साइंस टेक में, तो साइंस टेक भी करंट के राउंड अराउंड ही ज्यादा घूमता है। तो आपको अपने टॉपिक्स को चूज करना होगा और करंट को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं चलना है। बहुत अच्छे से एक साल का करंट आपको साथ में लेके चलना है। हाँ, तो बिल्कुल मैम ने बिल्कुल ठीक बात कही। करंट इश्यूज जो हम कहते हैं, करंट इश्यूज, तो इसके लिए ना अगर हम देखें तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग बार रोमन सर ने या फिर जो मृणाल सर हुए उन्होंने या फिर सुनील सर ने, उन्होंने ये बात कही है, और इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। करंट इश्यूज और कंटेम्पररी जो हमारे पास उसके आसपास का पूरा कंटेंट होता है, इसको डेप्थ में हमें समझना पड़ेगा अगर हम इस खेल को समझना चाहते हैं कि यूपीएससी करता क्या है। यूपीएससी करंट इश्यूज कई बार डायरेक्ट पूछता है, कई बार उससे रिलेटेड कंटेम्पररी इश्यूज को पूछता है। तो जिस बार करंट नहीं पूछेगा उस बार कंटेम्पररी पूछेगा। यानी अगर मैं जैसे बात करूं साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक में अगर हम अभी वैक्सीनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत चीजें बात हो रही है अभी पेंडेमिक के केस में, तो अब वो वैक्सीनेशन में जो हमारे पास अभी कोविड के लिए वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी है, उसको ना पूछकर वो कंटेम्पररी कोई और जो वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजीज होगी उनको पूछ लेगा। तो अब ये हम कहीं करंट से पूछा है तो बिल्कुल करंट से नहीं पूछा गया, लेकिन करंट के से रिलेटेड है तो बिल्कुल कंटेम्पररी इश्यू है। हमें वैक्सीनेशन की टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, और वो वैक्सीनेशन की टेक्नोलॉजी सिर्फ हमें कोविड की नहीं पता होनी चाहिए, वो हमें बाकी जो वैक्सीन है, जो प्राइमरली हमारे पास वैक्सीन बनती थी, चाहे हम चेचक की बात करें, खसरा की बात करें, उनके लिए जो वैक्सीन बनती थी, जो आज वो नहीं यूज हो रही है, वो टेक्नोलॉजी आज यूज नहीं हो रही है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमें पता होनी चाहिए क्योंकि उसने इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत करी थी। अब अगर हम बात करें कि हम चंद्रयान पे जा रहे हैं, तो चंद्रयान पे जा रहे हैं तो हमसे जो हमारी फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द रॉकेट लॉन्चिंग थी वो पूछी जा सकती है। तो इसके जो हम इन्हें बूमरैंग कह लेते हैं, हम लोकल लिंग्वा में कहते हैं कि ये बूमरैंग्स है, कि एक बारी कोई इशू आया तो उसके बूमरैंग में जो कंटेम्पररी इशू निकले ना, वो सारे के सारे आपके ओपन हो गए यूपीएससी के पूछने के लिए। तो ये सिर्फ उनके लिए है कि जो करंट में फंस के रह गए, यानी करंट उन्होंने बहुत अच्छा किया लेकिन उनके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, उनको रिजेक्ट करने के लिए। क्योंकि पीटी अल्टीमेटली एक रिजेक्टिंग प्लेटफॉर्म है। जिनके पास यूपीएससी लेवल का थिंकिंग स्किल नहीं है,
क्वालिटी नहीं रखते, वो वैसा वैसा जो प्रिपरेशन नहीं रखते, उनको हम रिजेक्ट कर सकें और मेंस और इंटरव्यू में सिर्फ हम उनको छांट कर लाएं जो कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि करंट स्टडी कर लिया और हम तैयार है यूपीएससी के लिए, या सिर्फ फाउंडेशन अपने सब्जेक्ट को पढ़कर बैठे और हम तैयार है, नहीं। आपने अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, कंटेम्प्रेरी भी इश्यूज देखने हैं, और साथ में उन कंटेम्प्रेरी करंट इश्यूज के जो रिलेटेड हमारे पास जितना भी कंटेंट है उसको भी आपने कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से अगर आपकी प्रिपरेशन है, और ये फिर एक जो और क्वेश्चन जो रहता है हमेशा बच्चों का कि सर नेगेटिव मार्किंग बहुत आती है, तो नेगेटिव मार्किंग आने के पीछे रीजन रहता है कि जब हमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होता है तो हम इन तीनों चीजों को मिला देते हैं यूपीएससी में। यानी अगर मुझे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो उसमें मैं 3 स्टेटमेंट दूंगा, एक मेरी होगी किससे, फंडामेंटल कंटेंट से, एक मेरी होगी कंटेम्प्रेरी से, और एक मेरी होगी करंट से। अब बच्चे को ये लगा कि करंट का क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन उसने अगर करंट के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं करी है तो उसका फंडामेंटल रॉन्ग होगा और उसका हमारे पास साथ में कंटेम्प्रेरी इशू रॉन्ग होगा, और वो वहां पर क्या अटेम्प्ट करके आएगा, वो वहां नेगेटिव अटेम्प्ट करके आ जाएगा। क्योंकि उसको एक तो लगता है कि ये बहुत अच्छा सा मुझे आता है, लेकिन वहां पर उसको एक हमने रेड हेरिंग दी, एक लाल फीता दिया कि देखो ये क्वेश्चन आपको आता है, और बच्चा वहां अटेम्प्ट करके नेगेटिव लेके जाए। तो करंट भी पढ़ रहे हैं तो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज उससे रिलेटेड जितने वो पढ़ना है, और इन डेप्थ उस कंटेंट का जो हमारे पास, जैसे अगर साइंस एंड टेक है तो उसकी साइंस को पढ़ना, उसकी टेक्नोलॉजी को पढ़ना, अगर आप पॉलिटी में है तो उसका हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हो गए, उसके इंटरनेशनल इश्यूज हो गए, उसका हमारे पास पॉलिटिकल थॉट हो गया, वो पढ़ना। तो हम कहीं पर भी जाके पढ़ रहे हैं तो उसका हमें इन डिटेल, इन डेप्थ हमें वो पढ़ाई होनी चाहिए, तो हम नेगेटिव से बचेंगे। तो यहाँ पर हमेशा वो क्वेश्चन चूज करना होता है जिसमें हम सब कुछ जानते हैं, तब हम उसको अटेम्प्ट करें। अगर आपके पास एक भी पॉइंट उसमें से नहीं आता तो आप फिर उस क्वेश्चन को लीव करके, फिर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको जो आता हुआ है सिलेक्शन उसी पे है कि आपको जो नहीं आता उसको छोड़ सके और जो आता है सिर्फ उतना करें। सर बिल्कुल सही कहा पवन सर ने, और काफी डिटेल में और काफी अच्छे से एग्जांपल देके समझाया। और बिल्कुल सही बात है कि बच्चों देखो, यूपीएससी है ना, इट इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। आप में से बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो यूपीएससी को वो खामियां ढूंढनी है आप में से जिसको वो टूल का ताड़ बनाकर आपको रिजेक्ट कर सके। तो इसीलिए सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं, रिजेक्शन का प्रोसेस है। तो सिलेबस हो, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, या फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां पर वो खामियां खत्म कर दो जिन्हें यूपीएससी पकड़ता है और आपको रिजेक्ट करता है, तो आप अपने आप ही सेलेक्ट हो जाओगे। तो इसीलिए हमें कहां कहां हमारी कमजोरियां हैं, कहां कहां हम रिजेक्ट हो सकते हैं, उन्हें यहाँ पर रिमूव करना है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अब प्रीलिम्स थोड़ा लेट है तो कई बच्चे मेंस की तरफ भी तैयारी करेंगे, मेंस के बारे में भी सोचेंगे। तो एक क्वेश्चन हमेशा मेंस में जब हमें सिलेक्शन लेना होता है तो दिमाग में आता है कि क्या हमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सारे पेपर्स को समान वेटेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर हम चूज करें कि कौन से टॉपिक पर जितना फोकस किया जाए, कौन कितना ज्यादा मार्क्स फेचिंग है, कौन कितना ज्यादा स्कोरिंग है, तो आखिर वो कैसे किया जाए। तो इस प्रश्न के लिए मैं ललिता मैम से पूछना चाहूंगा कि मैम हमें कौन से मेंस के टॉपिक्स और मेंस के सिलेबस पर ज्यादा फोकस करें ताकि ज्यादा मार्क्स हम गेन कर पाए। यहाँ पे सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगी कि हम यूपीएससी में कुछ भी छोड़ के नहीं चल सकते। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में हमें फिक्स करनी पड़ेगी कि हम ये सोच लें कि नहीं, हम थर्ड पेपर को थोड़ा कम पढ़ लेते हैं, हमें इकोनॉमिक्स या कुछ पल्ले नहीं पड़ता है तो हम थोड़ा कम पढ़ लेंगे और हम सिलेक्शन पा लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इक्वल एक तरीके से सब टॉपिक्स की बेसिक तैयारी आपकी होनी चाहिए, आपकी लेखन शैली बढ़िया होनी चाहिए, आपको करंट से जोड़ना आना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि वेटेज की बात की जाए तो जो स्टूडेंट्स है, मैंने आमतौर पर देखा है कि वो पेपर 4 को जो हमारा एथिक्स का पेपर है उसको थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, उनको लगता है अरे हो जाएगा, एथिक्स ही तो है। तो हमें एथिक्स पे थोड़ा स्पेशल फोकस करना चाहिए, क्योंकि एथिक्स में आप 60 नंबर भी पा सकते हैं और आप 130 नंबर भी पा सकते हैं अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके। बाकी आप मतलब इसमें जैसे आपका पेपर फर्स्ट है, उसमें हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, तो आप किसी भी एंगल को, किसी भी टॉपिक को आप छोड़ के नहीं चल सकते हैं। और सेकंड पेपर है, अब सेकंड पेपर तो मैं खुद पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरा फेवरेट जोन है। अगर आपने पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर और सोशल जस्टिस के इश्यूज को करंट से रिलेट करके पढ़ लिया
और यकीन मानिए कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं दोस्तों जिसपे हम मतलब अगर अपनी पकड़ बना ले और उनको करंट से कोरिलेट करना सीख लें और पिछले लगभग 15 से 20 सालों के मेंस के क्वेश्चन उठा के उनकी प्रैक्टिस करना सीख लें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं वहां पे। बाकी थर्ड पेपर ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, आर्ट्स के बच्चों को इकोनॉमिक्स में स्पेशली और साइंस एंड टेक में, लेकिन दोनों सर साइंस एंड टेक दोनों संभालते हैं और साथ ही इकोनॉमिक्स अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो फिर वहां पे भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। लेकिन हाँ, एथिक्स पे थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करना सीख लो, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को देखा है 1, 2, 3 तीनों पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं स्टूडेंट, लेकिन जो पेपर 4th है उस पे थोड़ा सा लगता है उनको अरे हो जाएगा। तो इस सोच को सर मुझे लगता है कि स्पेशली हमें दूर करने की जरूरत है और इक्वल वेटेज कम से कम हमें हर एक पेपर को देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से मैम ने जो बारीकियां हैं जो हमारे बिहेवियर में आ चुकी हैं उन्हें आपको बताया, क्योंकि जब हम 1-2 मेल्स दे देते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमें एथिक्स में भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं जो कि है प्रीलिम्स 2022 वाले बच्चों के लिए, जिसके बारे में कई बच्चों ने पूछा है कि सर अगर जैसे कि अक्टूबर में अब हमारा प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, तो आखिरकार अब हमारा जो प्रीलिम्स 22 होने वाला है उसके लिए हमें कितना टाइम मिलेगा और क्या कुछ टाइम लाइन्स में चेंजेस हो सकते हैं, और अगर चेंजेस होंगे तो कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं। तो इस सभी प्रकार के क्वेश्चनों के लिए मैं पवन सर को बुलाना चाहूंगा कि पवन सर आपका मार्गदर्शन करें। बिल्कुल सर, अभी जो स्ट्रेटेजी 2022 के लिए लेके चल रहे हैं, यानी जो 21 में हमारे पास इस टाइमलाइन का जो फ्रैक्चर आया उसके कारण अगले टाइमलाइन में देखते हैं तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होने। अभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो इन सर्कल बातचीत होती है कि हमें देखने को मिलेगा कि मई में ही अगला हमारे पास पीटी होना चाहिए, क्योंकि पिछला भी हम देखते हैं तो पिछला हमारा जो प्रीलिम्स हुआ और मेंस हुआ उसके बावजूद हमने जून में एग्जाम की डेट रखी थी, और अगर इस समय सेकेंड वेव अपनी पीक पे नहीं होती तो हम ले चुके होते एग्जाम जो है। तो इसीलिए अगले में कोई चेंजेस होने की वो नहीं है, दिखता नहीं है कि कोई चेंज होने का संभावना है। तो पूरी उम्मीद यही है कि मई एटमोस्ट होगा तो जून में होने की चांसेस रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत फिर बीच में अगर थर्ड वेव हमें झेलने को मिल सकती है तो फिर जून में शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें इसमें देखने को चीजें मिलेंगी कि हम उसी समय ये देख रहे होंगे, मई में ही हम एग्जाम को देख रहे होंगे। अब ये है कि सिर्फ दिक्कत किसको होगी, जो 2021 का प्रिपरेशन करके 2022 के लिए जा रहे होंगे उनको टाइम बहुत कम मिलेगा, लेकिन जो 2022 के लिए वो अपना टाइम रूटीन वैसा ही रखें, अपना टाइम फ्रेम इसी फ्रेम में रखें कि हमें मई में एग्जाम देना। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल टाइम पर ही होगा और हम सभी दुआ करेंगे कि कोरोना नेक्स्ट ईयर हमें परेशान ना करे। देखिए दोस्तों, अब इसी तरीके से आपके और भी हाई टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुआ करेंगी जहां पर हम आपके सभी प्रश्नों को लिया करेंगे। तो आप अपने जो भी प्रश्न हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो अपने फेवरेट एजुकेटर्स तक पहुंचा सकते हैं और उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लेने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और कहना चाहूंगा आप सभी एस्पिरेंट्स को, बच्चों में, क्योंकि देखिए कोरोना थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब जरूर कर रहा है, कई चीजें इरेगुलर हो रही हैं, कभी कभार आपका मोटिवेशन भी डाउन हो जाता होगा, पर यहाँ पर जो निरंतर चलता रहेगा वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि जैसा दोस्तों कहा जाता है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो अब आपको रातों से जंग जीतनी पड़ेगी और अपनी प्रिपरेशन को नए लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा। बीच बीच में डिमोटिवेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम जरूर आएंगी, पर ये प्रॉब्लम्स हमें और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। तो दोस्तों, डरना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है। अनअकैडमी आपके साथ में है, अनअकैडमी की पूरी टीम आपके साथ में। तो दोस्तों, इसी के साथ में आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड प्लीज कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।